threat priority high. रात का सन्नाटा दिल्ली के गुप्त वॉर रूम को चीर रहा था। भारत की राजधानी की इस अंधेरी गली में जहां आम आदमी सो रहा था, वहां कुछ लोग जाग रहे थे देश की सुरक्षा की आखिरी दीवार बनकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार अजीत डोभाल उस कमरे में खामोशी से बैठे थे। सामने की बड़ी स्क्रीन पर दुबई के एक लग्जरी होटल का 3 आयामी नक्शा घूम रहा था। हर कोना, हर दरवाजा, हर गली साफ दिख रही थी, लेकिन इस नक्शे के पीछे छिपा खतरा इतना भयानक था कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो भारत के कई शहर रातों रात कब्रिस्तान बन जाते। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही थी कि पाकिस्तान की आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम का गठजोड़ एक ऐसा सौदा करने वाला था जो बिना किसी धमाके के लाखों जिंदगियां छीन सकता था। सामान था कोबाल्ट 60, एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व जिसका जरा सा भी हिस्सा हवा में फैल जाए तो लोग बिना खून बहाए, बिना चीखे धीरे धीरे जलते हुए मर जाते। मौत का ये पैकेट रूस के एक हथियार तस्कर के पास था। उसने इसे एक पुरानी अरबी मूर्ति के अंदर छिपा गया था ताकि कोई एक्सरे, कोई स्कैनर उसे न पकड़ सके। कल सुबह ये मूर्ति समुद्र के रास्ते गुजरात के बंदरगाह पहुंचने वाली थी। मोदी जी ने फाइल को धीरे से बंद किया। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने डोभाल की तरफ देखा और शांत लेकिन पत्थर जैसी सख्ती से बोले, डोभाल जी, वो मूर्ति भारत की सरजमी पर कभी नहीं पहुंचनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये साजिश रची है उन्हें ऐसा सबक मिले कि वे दोबारा कभी हिम्मत न करें। डोभाल की चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, सर, हम सिर्फ उनका हथियार ही नहीं छीनेंगे, वो 500 करोड़ रुपए जो स्विस बैंक से आने वाले हैं वो भी हम इनकी आंखों के सामने चुरा लेंगे। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक युद्ध। रॉ का एक अनुभवी एजेंट और 2 एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो पहले ही दुबई पहुंच चुके थे। ऑपरेशन का नाम था काल भैरव और उसकी शुरुआत अब हो चुकी थी। दुबई की चकाचौंध वाली रात में जहां हर तरफ रोशनी का तूफान था, वहां अंधेरे का एक हिस्सा छिपा हुआ था। पाम जुमेरा के उस 5 सितारा होटल के बाहर एक काली लग्जरी कार रुकी। दरवाज़ा खुला और एक अमीर अरब शेख बाहर निकला। सफ़ेद कुर्ता, काला चश्मा, महंगी घड़ी और शरीर से उठती महक, लेकिन उस चश्मे के पीछे की आंखें किसी शेख की नहीं थीं। वे थीं भारत के सबसे खतरनाक रॉ एजेंट की। लॉबी में दाऊद के आदमी और आईएसआई के जासूस हर आने वाले को घूर रहे थे, लेकिन एजेंट की चाल में इतना आत्मविश्वास था कि कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। रिसेप्शन पर जाली दस्तावेज दिए गए। वे इतने परफेक्ट थे कि दुबई की सिक्योरिटी भी उन्हें असली मान ले। एजेंट सीधा वीआईपी फ्लोर की तरफ बढ़ गया, लेकिन असली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। उसी वक्त होटल के सबसे गुप्त हिस्से मेंटेनेंस सर्वर रूम के बाहर 2 ब्लैक कैट कमांडो नीले वर्कर यूनिफॉर्म में पहुंचे। दाऊद के 2 हथियारबंद गार्ड वहां पहरा दे रहे थे। एक पल की भी चूक नहीं हुई। कमांडोज ने साइलेंट मूवमेंट से दोनों की गर्दन पर प्रहार किया और उन्हें बिना आवाज किए गिरा दिया। अंदर घुसकर उन्होंने होटल के हैकर्स को बेहोश किया और पूरा डिजिटल सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया। अब सीसीटीवी कैमरे, लिफ्टें, बिजली, सब कुछ दिल्ली के वॉर रूम से कंट्रोल हो रहा था। कमांडोज ने कैमरों की फुटेज को लूप में डाल दिया ताकि दुश्मन को कुछ भी संदेह ना हो। ऊपर 40वीं मंजिल पर वीआईपी स्वीट के दरवाजे पर एजेंट पहुंच चुका था। गार्ड्स ने तलाशी ली, कोई हथियार नहीं मिला। दरवाजा खुला। अंदर रूसी हथियार तस्कर और आईएसआई का टॉप कमांडर बैठे थे। बीच में कांच की मेज पर रखी थी वो पुरानी अरबी मूर्ति। उसके सीने में छिपा हुआ था मौत का कोर। एजेंट शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गया। कोई नहीं जानता था कि शिकारी अब शिकार के बीच में था। रूसी डीलर ने भारी आवाज में कहा, सामान सामने है, अब मेरे पैसे दिखाओ। आईएसआई कमांडर ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप खोला। स्विस बैंक का सुरक्षित सर्वर खुला, लेकिन एजेंट ने चुपके से पानी का ग्लास कमांडर की तरफ सरका दिया। उसमें एक अदृश्य नर्व स्टिमुलेंट मिला हुआ था। कमांडर ने घूंट भरकर पानी पी लिया। ट्रांसफर शुरू हुआ। स्क्रीन पर हरी पट्टी बढ़ने लगी। ठीक उसी पल सर्वर रूम में कमांडोज ने मालवेयर छोड़ दिया। स्विस बैंक का कनेक्शन हैक हो गया। पैसे की जगह भारत के डिफेंस फंड के गुप्त खाते में चले गए। स्क्रीन लाल हो गई। फंड्स रीराउटेड। रूसी डीलर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पिस्तौल निकाल ली। कमांडर उठा, लेकिन तब तक केमिकल का असर शुरू हो चुका था।
उसका दिल तेज धड़कने लगा, पसीना बहने लगा, सांस फूलने लगी। डीलर को लगा आईएसआई ने उसे फंसाया है। गार्ड्स ने बंदूकें तान ली। कमरे में तनाव चरम पर था। एजेंट चुपचाप सब देख रहा था। उसका चश्मा असल में नाइट विजन गॉगल था। अचानक एजेंट ने ईयरपीस पर सिग्नल दिया। अब सर्वर रूम से बटन दबाया गया। पूरा वीआईपी फ्लोर अंधेरे में डूब गया। 30 सेकंड का ब्लैकआउट। अंधेरे में चीखें गूंजी, लाइट किसने काटी? फायर मत करो। लेकिन एजेंट पहले ही उछल चुका था। उसकी कलाई से निकली साइलेंट टेजर गन ने 2 गार्ड्स को 500 वोल्ट का झटका दिया। वे बिना आवाज गिरे। दरवाजा खुला। दोनों ब्लैक कैट कमांडो नाइट विजन में अंदर घुसे। अब शुरू हुआ तांडव। कोई गोली नहीं चली, सिर्फ हड्डियां चटकने की आवाजें और दर्द भरी चीखें। कमांडोज ने मार्शल आर्ट से गार्ड्स के हथियार छीने और उनके जबड़ों पर, पसलियों पर प्रहार किए। रूसी डीलर ने पिस्तौल उठाई, लेकिन एजेंट ने हवा में टिक मारी। वो दीवार से टकराया। आईएसआई कमांडर पर एजेंट का मुक्का पड़ा। वो मेज के पास गिरा। 25 सेकंड में कमरा शमशान बन चुका था। एजेंट ने मूर्ति उठाई, बैग में डाली और वैसी ही नकली मूर्ति रख दी। उसके अंदर रखा था दिवाली का सुतली बम और एक पर्ची। 30 सेकंड पूरे हुए। लाइट जल उठी। अब मंजर बदल चुका था। दुश्मन के लोग बेहोश पड़े थे। भारतीय टीम हवा में गायब। तभी ईयरपीस पर खबर आई, सर खतरा। दाऊद के 12 गुर्गे लॉबी और बेसमेंट में भारी हथियार लेकर खड़े हैं। सारे रास्ते बंद। लेकिन भारत का साइबर वॉरफेयर तैयार था। कमांडो ने दाऊद के रेडियो को हैक किया। आईएसआई कमांडर की आवाज क्लोन की गई। वॉकी टॉकी पर मैसेज गया, काम हो गया, माल मिल गया, पुलिस आ रही है, छत के हेलीपैड पर आओ, हम हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं। दाऊद के गुर्गे छत की तरफ भागे। लिफ्ट में भारतीय टीम नीचे बेसमेंट पहुंच गई। लग्जरी कार में बैठकर वे एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। दुश्मन को कुछ पता नहीं चला। वीआईपी स्वीट में जब आईएसआई कमांडर होश में आया तो उसकी नज़र मेज पर रखी मूर्ति पर गई। उसे लगा शेख डर कर भाग गया और सामान छूट गया। दोनों ने मूर्ति खोली। अंदर न कोई कोबाल्ट था, न कोई हथियार, सिर्फ एक छोटा सुतली बम और लाल पर्ची। कमांडर ने कांपते हाथों से पर्ची खोली। उस पर लिखा था, भारतीय सेना के रक्षा फंड में 500 करोड़ का गुप्त दान देने के लिए पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत डोभाल। कमांडर घुटनों के बल गिर पड़ा। पैसा गया, हथियार गया और अब दाऊद भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिल्ली के वॉर रूम में मोदी जी और डोभाल चुपचाप स्क्रीन देख रहे थे, बिना एक गोली चलाए। दुश्मन को उसकी ही मांद में हराया गया था। उधर आसमान में एक फ्लाइट नई दिल्ली की ओर उड़ रही थी। भारत के बहादुर जवान चुपचाप घर लौट रहे थे। ऑपरेशन काल भैरव सफल हो चुका था। लेकिन सवाल अब भी वही था जो हर बार उठता है, जब दुश्मन फिर से सिर उठाएगा तब कौन होगा जो अंधेरे में खड़ा रहेगा? कौन होगा जो बिना आवाज किए, बिना नाम लिए देश की रक्षा करेगा? भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक रात की कहानी थी। असली लड़ाई तो हर रोज हर पल जारी है। और जब तक हम जागते रहेंगे तब तक कोई भी कोबाल्ट, कोई भी साजिश हमें हरा